क्षुद्र नदी भरी चली तराई, जासु थोर धन खल इतराई। रामचरितमानस की ये चौपाई से हमें ये भाव हमारे मन पर आता है कि हम किस मास की और किस मानस पटल की बात कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं सावन मास की। इस सावन मास के महत्व और उसमें होने वाली आपदा के बारे में अपने सुपरिचित आदरणीय दीपनारायण पांडे जी, जो विशिष्ट आपदा शोध में फैकल्टी जेएनयू में कार्यरत हैं, समय समय पर भाई साहब का उद्बोधन सोशल मीडिया के माध्यम से हम सभी को प्राप्त होती है। डॉक्टर दीपनारायण पांडे जी जेएनयू विशेष आपदा शोध केंद्र में फैकल्टी हैं। भारतीय ज्ञान परंपरा में आपदा प्रबंधन और समुदाय आधारित आपदा प्रबंधन में आप सिद्धता रखते हैं। मैं डॉक्टर पांडे जी को का इस पॉडकास्ट में स्वागत और अभिनंदन करता हूं। धन्यवाद चिंतामणि। सावन का महीना चल रहा है जी। बारिश की रुमझुम फुहार और बूंदे जेएनयू के प्रांगण को एक अलग हरित भाव प्रदान करती हैं। किस रूप से देखते हैं सावन को? देखिए, सावन केवल जेएनयू के लिए ही नहीं, पूरे देश के लिए हरियाली का महीना है। सावन पूरे देश के लिए एक उत्सव का महीना है। सावन पूरे देश के लिए आध्यात्म, अध्ययन, चिंतन, पर्व का महीना है। और इस महीने में भारत के बहुत सारे त्योहार मनाए जाते हैं। जैसे हम हरियाली तीज की बात करते हैं। सावन महीने का सोमवार केवल ये उत्तर भारत ही नहीं, दक्षिण भारत में भी उतना ही पवित्र और उतना ही उत्साह और उमंग से मनाने वाला दिन है। ऐसे ही हम जब बात करें तो रक्षाबंधन भारतीय परंपरा का एक बहुत बड़ा त्योहार है। तो इस तरह से हम देखें तो इस महीने में इतने प्रमुख त्योहारों के साथ साथ आपको कांवड़ यात्रा का भी उमंग और उत्साह का वातावरण दिखाई पड़ता है। जो भारत में 12 प्रमुख ज्योतिर्लिंग हैं, इसके अलावा स्थानीय स्तर पर भी जो शिव मंदिर हैं, उनमें इस समय बहुत ही भीड़ और उत्साह, उमंग, श्रद्धा का वातावरण आप देखेंगे। अब इसको हम देखें तो इसका पूर्णिमा जितना महत्व है, उतना ही महत्व श्रावण अमावस्या भी है। ये श्रावण अमावस्या अपने पुरखों को तर्पण का दिवस है। इस दिन लोग अपने पुरखों को तर्पण भी करते हैं। और हम दक्षिण भारत में जाएं तो केरल में, कर्नाटक में इसको पुण्य का महीना, पवित्र महीना बोला जाता है। तमिलनाडु में इसको आदि मास कहा जाता है। तो देखा जाए तो ये पूरे भारत में उत्तर से लेकर दक्षिण तक ये त्योहार बहुत ही प्रमुख और उत्साह और पर्यावरण संरक्षण का भी महीना है। इससे जो अभी आपने कांवड़ की बात की, उसमें समझ में आता है, अभी एक घटना हरिद्वार मनसा मंदिर का होता है, वहां पर एक आपदा का भाव आया। तो क्या उसको एक सामुदायिक आपदा के रूप में देखा जा सकता है या प्राकृतिक आपदा? ऐसे मंदिरों में बहुत सारी जब भीड़ हमारी इकट्ठा होती है तो वो एक आपदा का कारण बनता है। तो उस पर क्या कहना चाहते हैं? देखिए, जो हरिद्वार की घटना है वो बहुत ही दुखद घटना है। ये मंदिर व्यवस्था का प्रबंधन, सरकार का प्रबंधन या क्राउड मैनेजमेंट इस क्षेत्र में कम किए गए कार्य का परिणाम है। भारत में आए दिन कोई ना कोई त्योहार होता रहता है और मंदिरों पे संख्या अधिक होती ही होती है। तो इस अवसर पर यदि वहां का मंदिर प्रशासन चुस्त और दुरुस्त रहे और जो कांवड़ की यात्रा कर रहे लोग हैं उनको भी यात्रा के दौरान की जाने वाली सावधानियों से अवगत किया जाए, प्रशिक्षित किया जाए, तो शायद ऐसी घटना ना घटे। प्रशिक्षण की बात आती है, आप से एक जानकारी और चाहिए है
जानकारी कि समुदाय आधारित आपदा प्रबंधन क्या है और उससे आपदा प्रबंधन से कैसे जोड़ा जा सकता है, क्या संबंध है? बहुत अच्छा सवाल है आपका। देखिए, समुदाय आधारित आपदा प्रबंधन का आशय है जब समाज मिल करके आपदा की चुनौतियों को कम करे या उसका सामना करे, इसके साथ साथ उसके प्रभाव को भी कम करे, ऐसा कार्य होता है तो उसे हम समुदाय आधारित आपदा प्रबंधन कहते हैं। हम श्रावण महीने को देखें तो ये डिजास्टर रिस्क रिडक्शन, आपदा न्यूनीकरण का महीना है। आप बोलेंगे कैसे? जैसे हरियाली तीज है, हरियाली तीज केवल पर्व नहीं है, हरियाली तीज वृक्षों के संरक्षण का, वृक्षों के संवर्धन का त्योहार है, इसीलिए इसको हरियाली तीज कहा गया। जब वृक्ष लगेंगे, उनका वृक्षों का संरक्षण होगा तो भूस्खलन कम होगा, बाढ़ का प्रभाव कम होगा, वर्षा का प्रभाव कम होगा। तो कहीं ना कहीं भारतीय पर्व और त्योहार के जो वैज्ञानिकता है उसको हम आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में इस तरह से देख सकते हैं। जिस वैज्ञानिकता की बात करते हैं, हम पहाड़ों पे देखते हैं कि जून से बारिश का शुरुआत हो जाती है, जून, जुलाई और अगस्त। एक आज इतनी अनुकूलता हो गई सभी के पास, जो समुदाय आधारित आप आपदा की बात करते हैं, पता चलता है कि युवा शक्ति जो है वो पहाड़ों की तरफ भाग रही है और उसका बहुत बड़ा एक उदाहरण हमें केदारनाथ में देखने को मिला जून में, और बीच बीच में पिछले साल भी देखने को मिला। और अभी इसी महीने में जून और जुलाई में मंडी में जिस प्रकार से हिमाचल में एक बहुत बड़ा त्रासदी हुई, तो कहीं ना कहीं रिस्क फैक्टर लोगों ने अपने आप में इतना संकुचित कर रखा है कि मुझे कोई रिस्क नहीं है, हमें अपने आप को एडवेंचरस करना है। तो उस पर क्या कहेंगे, क्या आपदा को बुला रहे हो? जी, चिंतामणि जी ने आपने बहुत अच्छा सवाल कहा। श्रावण की महीने की बात हो रही है तो आप मई, जून, जुलाई, अगस्त कह रहे हैं। देखिए, इसको हम ऐसे देखें, आषाढ़, सावन, भादो, क्वार, ये 4 महीने हो गए जी। इसको भारतीय परंपरा में चतुर्मास भी कहा गया है। इस चतुर्मास में हम अपनी यात्राओं को रोकते हैं। आज भी जैन और बुद्ध जो संत हैं या भिक्षु हैं, वो इस माह में यात्रा नहीं करते। जैन परंपरा में इसको पर्युष्ण मास कहा जाता है। पर्युष्ण मास का मतलब हुआ कि इस माह में प्रवास नहीं करना। अब बात आती है कि इस चतुर्मास में भगवान राम ने भी अपना अभियान, माता सीता को जो खोजने का अभियान था, उसे रोक दिया था। अब आपने कहा कि हिमालय क्षेत्र में इतनी घटनाएं घट रही हैं, इस समय होता क्या है? तेज बारिश होती है, बारिश के कारण भूस्खलन होता है, क्योंकि हिमालय का जो पहाड़ है वो मिट्टियों का ढेर है, वो पत्थरों से नहीं बना है, मिट्टियों से बना है। बरसात होती है तो मिट्टी अपना स्थान छोड़ती है और वर्षा अधिक होता है, क्लाउड बस्टिंग हो जाती है, ग्लेशियर टूट जाते हैं। ये सारे प्राकृतिक घटनाएं हिमालय क्षेत्र में इस मास में, इन चतुर्मास में अधिक होती हैं। तो क्या हमें चतुर्मास में इतनी यात्रा करनी चाहिए? सावन के महीने में आपदा की घटनाएं अधिक बढ़ जाती हैं। तो अगर आध्यात्मिक रूप से देखा जाए तो भगवान शिव का महीना है और शिव सभी को आशीष देने वाले हैं, फिर भी इतनी घटनाएं क्यों? इस पर क्या आपकी दृष्टि में क्या है? देखिए, सावन के महीने में प्रकृति अपना दूसरा स्वभाव लेती है। प्रकृति वर्षा का स्वभाव लेती है। वर्षा अपने आप में प्राकृतिक घटना है और इसी वर्षा से बाढ़ का जन्म होता है, इसी वर्षा से भूस्खलन का जन्म होता है, इसी वर्षा से आकाशीय बिजली की घटनाएं घटती हैं। तो जब इतने प्रमुख तरह के आपदा इस समय होते हैं तो महामारियां भी फैलती हैं,
अब जब इतना अस्थिर महीना है या अस्थिर काल है, तो ऐसे में हमारी सावधानियां विशेष होनी चाहिए। हमें उस बात को समझना चाहिए। जैसे बरसात हो रही है तो हमें अपने प्रवास या मूवमेंट कम कर देना चाहिए। लेकिन क्या होता है, आप जितनी घटनाएं देखते हैं, रोड एक्सीडेंट हो गया, बस खाई में गिर गई, या रोज का है, ये रोज इस समय न्यूज का देखा जाए तो हर जगह पे सुनने को मिल रहा है। यदि ऐसी घटनाएं घट रही है तो क्यों? तो हम जब जरूरी हो, बेहद आवश्यक हो, तो हम इसमें अपना मूवमेंट करें, अपने आप को सुरक्षित रखें। और ऐसी जो अधिक बारिश हो रही है तो हमें किन सावधानियों को मानते हुए आगे बढ़ना है। हमें भूस्खलन हो रहा है, या भूस्खलन प्रभावित क्षेत्र में हम यात्रा कर रहे हैं, तो वहां पर हमें किन सावधानियों का पालन करना चाहिए। बाढ़ग्रस्त क्षेत्र में जा रहे हैं तो हमें किन सावधानियों को पालन करना चाहिए। यदि आप मूवमेंट करते हैं तो ऐसी चीजों से यदि आप प्रशिक्षित होते हैं या अवेयर होते हैं, तो शायद आपदा का एक सामान्य जनमानस जो बातों को आप कह रहे हैं, उसके लिए शायद स्वभाव में ये चीज नहीं स्वीकार्यता देती कि वो कहीं पे जा रहा है तो उसके डू एंड डोंट्स के बारे में उसको जानकारी हो। अगर वो शायद इतना चिंतन कर ले तो जो हमारे आंकड़े आते हैं, मैं आपको एक अभी आंकड़ा देख रहा था, तो पूरे भारत विश्व के अंदर 40 से 50,000 2024 और 2025 में जो आंकड़ा आया उसमें 40 से 50,000 मृत्यु हुई हैं। भारत के अंदर 3,000 से अधिक के एवरेज आ रहा है। अगर पूरा मृत्यु का आंकड़ा देखा जाए राष्ट्रीय आपदा से, तो 3,000 से अधिक मौतें हो रही हैं। तो लोगों को कैसे जागरूक किया जाए कि भैया आपको क्या करना है, क्या नहीं करना। देखिए, भारत को यदि आपदा से मुक्त बनाना है तो भारत को समझना पड़ेगा। हम बार बार जापान के आपदा प्रबंधन का बहुत अच्छा एग्जाम्पल मानते हैं और देते भी हैं, लेकिन जापान में कभी आपने सोचा कि किस प्रकार की आपदा से प्रभावित वो क्षेत्र है? भूकंप केवल एक प्रकार का आपदा उस भौगोलिक क्षेत्र को, उस देश को अधिक प्रभावित करता है। भारत में कोई एक आपदा तो है नहीं। भारत में भूकंप भी आता है, भारत में सुनामी भी आती है, भारत में चक्रवात भी आता है, भारत में बाढ़ भी आता है, भारत में सूखा भी पड़ता है। तो दुनिया में जितने तरह की आपदाएं पाई जाती हैं वो भारत में पाई जाती हैं। तो भारत में सभी तरह की आपदाएं हैं। अब भारत में के लोगों को और भारत की सरकार को इस बात को समझना होगा। सरकार ये मान के चले कि उत्तर भारत को किस तरह के लोगों को किस प्रकार के आपदा से प्रशिक्षित होना है, समुद्र तटीय नागरिकों को किस तरह के आपदा प्रबंधन से प्रशिक्षित होना है, और वहां के नागरिकों को भी इसका स्वीकार करना पड़ेगा। यदि इस दिशा में हम बढ़ते हैं तो संभवतः आपदा प्रबंधन की जो घटनाएं हैं वो कम दिखाई पड़ेंगी। अंतिम सवाल के रूप में अगर देखा जाए तो मेरा प्रश्न है कि सावन मास में कौन सा ऐसा त्योहार है जिसे आपदा से जोड़ते हैं आप? बहुत अच्छा। देखिए, आपदा प्रबंधन से इस माह में दो प्रमुख त्योहार, एक तो कांवड़ यात्रा, दूसरा हरियाली तीज। अब आप बोलेंगे कांवड़ यात्रा कैसे हो सकता है? कांवड़ यात्रा समूह में रहने, समूह में चलने के अभ्यास का त्योहार है। ये जरूरी नहीं है कि भारत का प्रत्येक निवासी हरिद्वार से जल लेकर के उज्जैन महाकालेश्वर पे जाकर के जल को रुद्राभिषेक करे। ये स्थानीय स्तर पर भी, यदि आप भारत के किसी सुदूरवर्ती जिले में हैं और आप स्थानीय किसी शिवालय में आप जलाभिषेक करते हैं, किसी पवित्र स्थान से, तालाब से, सरोवर से या नदी से जल लेकर के वहां पर
रुद्राभिषेक करते हैं। तो इस प्रक्रिया में समूह साथ में यात्रा करता है, समूह में लोग उठते हैं, बैठते हैं। ये जो समूह में एक दूसरे के साथ चलने की, समर्पित होने की जो भावना है, इसका लाभ हमें विषम परिस्थितियों में दिखाई पड़ता है, जैसे कोरोना का काल था। इसी कांवड़ यात्रा से भारत का नागरिक लंगर चलाना सीखता है। इसी कांवड़ यात्रा से हर स्थानीय स्तर पर ट्रैफिक व्यवस्था को लोग नियंत्रित करना सीखते हैं। जब विषम परिस्थितियां आ जाती हैं और लोग यात्रा कर रहे होते हैं, इसे जो कोरोना के दौरान दिखाई पड़ा, तो कोरोना के दौरान दिल्ली से लेकर के असम तक, मुंबई से लेकर के चेन्नई तक लोगों ने प्रवास किया और लोगों को रास्ते में भंडारे से भोजन मिला, सरकार से भोजन नहीं मिला। ये व्यवस्था कैसे आई? ये इसी तरह के धार्मिक आयोजनों से आई। तो हम इस तरह से देखें कि कांवड़ यात्रा के द्वारा समाज रिजिलियंट हो रहा है। सामाजिक समरसता की बात कर रहे हैं। सामाजिक समरसता दूसरा विषय हो गया। समाज खुद आत्मनिर्भर बन रहा है, समाज को के लिए खड़ा होने के लिए। एक बात ये आ गई। दूसरी बात आ गई हरियाली तीज। जैसा मैंने पहले बोला था, हरियाली तीज केवल महिलाओं का ही पर्व नहीं है। हरियाली तीज से पुरुष वर्ग भी जुड़ा हुआ है। हरियाली तीज में हरियाली शब्द क्यों है? क्योंकि पर्यावरण को हरा भरा रखना, पर्यावरण को संरक्षित रखना, पेड़ लगाना, पेड़ का संवर्धन करना, ये सारी परंपराएं इस त्योहार से जुड़ी हुई हैं। और पेड़ होगा तो क्या होगा? पेड़ होगा तो बादल बनेंगे, बारिश होगी। पेड़ होगा तो बाढ़ का प्रभाव कम होगा। पेड़ होगा तो भूस्खलन कम होगा। तो देखा जाए कि इस त्योहार से समाज रिजिलियंट हो रहा है, अपने स्वयं में लड़ने, आपदा से का सामना करने की क्षमता का विकास कर रहा है। तो इस तरह से देखें तो ये पर्व आपदा के प्रभाव का भी महीना है और आपदा का प्रतिकार करने का भी महीना है, जिससे भारतीय समाज ने विकसित किया है, हजारों सालों के परंपराओं में विकसित किया है। ऐसे रोचक और ज्ञानवर्धक जानकारी के लिए समय समय पर SCDRR ब्रॉडकास्ट आप सभी के मध्य आते रहते हैं। शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आज के लिए धन्यवाद।